गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। आ, उसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी। तो चलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे और जानते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, इसे हिंदी में फैराडे का विद्युत चुंबकत्व प्रेरण का नियम भी कहते हैं। इसका जो प्रथम नियम है, एक्चुअली फैराडे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दो नियम दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसमें से जो पहला नियम है आपका फैराडेज लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ जो है, वो आपका कहता है कि एक कुंडली में चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन के कारण उस कुंडली में विभव का उत्पादन होता है। और यदि परिपथ बंद हो, तो चूंकि यहाँ पर विभव का उत्पादन हो चुका है तो परिपथ बंद होगा तो कुंडली में विद्युत धारा यानी कि करंट बहने लगती है। उसको आप इस सर्किट के द्वारा आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कुंडली है ना। ये आपका एक कुंडली है और ये जो आपका ब्लू कलर से दिख रहा है ये आपका है चुंबकीय प्रवाह। ये आपका चुंबकीय प्रवाह को दिखा रहा है। ठीक है, ये पूरा आपका मैग्नेटिक फील्ड है और जो डॉट डॉट जो इसके अंदर बना है वो आपका चुंबकीय प्रवाह को दिखा रहा है। इस कुंडली को हम इस चुंबकीय प्रवाह के अंदर ले जाते हैं। ये देखिए एरो से दिखा रही हूँ मैं, रेड कलर का एरो से इसको इस तरफ लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत में इस कुंडली में कोई करंट नहीं था क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आपकी कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो जब हम इसे इस चुंबकीय प्रवाह के अंदर ले जाते हैं इस कुंडली को, तो हम देखते हैं कि इसमें जो है वो अगर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए तो आपको पता चलता है, या फिर एक लैंप को इसमें जोड़ दिया जाए तो वो लैंप जो है वो जलने लगता है। तो आखिर क्यों जलता है? जरूर इस कुंडली में जो है आपका एक धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ कि जब आप एक कुंडली को, एक बंद परिपथ है आपका, देख रहे हो आप, इसको जब हम एक चुंबकीय प्रवाह में ले जाते हैं तो यहाँ पर जो कुंडली है आपका मूव कर रहा है, आप ले जा रहे हो तो वो तो मोशन में है ना। तो उसको आप जब ले जाते हो तो आप ये पाते हो कि इस कुंडली में जो है वो एक धारा प्रवाहित होने लगी है। और इसको आप एग्जामिन करने के लिए आप इसके अंदर एक कनेक्शन यहाँ पर लैंप का लगा सकते हो। तो अगर लैंप का कनेक्शन लगाओगे तो आप इजिली जान जाओगे करंट प्रवाहित हो रही है तो लैंप जलने लगेगा। ठीक है, तो आखिर ये लैंप क्यों जल रहा है? बिना विद्युत सोर्स के तो नहीं जल सकता है। इसमें बिना विद्युत सोर्स के तो धारा प्रवाहित होती नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस कुंडली में एक ईएमएफ या कह सकते हो कि विभव का उत्पादन हो चुका है। ठीक है, तो इसका सारांश ये निकला फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि जब भी आप किसी कुंडली को जिसका परिपथ जो है वो बंद हो, उसको आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हो तो उस कुंडली में एक विभव का उत्पादन होता है, या फिर कह सकते हो धारा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ है। इसमें आपका ये विभव का मात्रा कितना होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बस आपको ये बताया गया है कि जब आप किसी कुंडली को मैग्नेटिक क्षेत्र में ले जाते हो, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हो, तो उस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। सिर्फ यही बताया गया है, ना इसकी दिशा के बारे में कि ये जो चुंबकीय इसमें जो विभव का उत्पादन हुआ उसकी दिशा क्या होगी उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, और उसके मैग्नीट्यूड के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, तो अब आते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ में। तो आपका फैराडे सेकेंड नियम जो है, फैराडेज सेकेंड लॉ जो है, हिंदी में इसको फैराडे का द्वितीय नियम कहेंगे। तो ये आपका ये कहता है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहाँ पर कुंडली में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है, विद्युत वाहक बल कुंडली से जुड़े फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यानी कि ये कुंडली जब आप इसके अंदर ले जा रहे थे तो कुछ तो फ्लक्स इससे लिंक हो रहा था, तो किस रेट से वो फ्लक्स इस कुंडली से लिंक हो रहा था उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि विद्युत वाहक बल का अमाउंट यानी कि परिमाण इसमें बताया गया है। तो फिर से मैं बता रही हूँ कि फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ ये बताया गया है कि कुंडली में धारा का उत्पादन हो गया है, या फिर कह सकते हो विभव का उत्पादन हो गया है, लेकिन उसकी मात्रा या दिशा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। इसकी मात्रा के बारे में हमें फैराडे सेकेंड लॉ से पता चलता है। इसमें ईएमएफ का जो उत्पादन हुआ है वो कितना होता है? वो होता है फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर। जितना ज्यादा ये परिवर्तन का दर होगा उतना ही ज्यादा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर ठीक है, तो उसके समानुपाती होता है, वो उसके बराबर होता है। और एक चीज
कि ये जो कुंडली में जो आपका टर्न्स है, घुमाव है, उसकी संख्या पे भी ये चीज डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैं एक टर्न के बारे में बताती हूँ कि ये जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ था इस कुंडली में, उसको आप इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिख सकते हो, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यानी कि यहाँ पर जो एक कुंडली आप देख रहे हो, इस कुंडली में इतना अमाउंट जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है। यहाँ पर जो ये मैथमेटिकल फॉर्म है ये प्रति घुमाव के लिए है, ठीक है। इसको आप डिफाई का मतलब होता है कि आपका, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, डिफाई का मतलब होता है फाइनल, यानी कि फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, ठीक है। और टाइम को आप समझ सकते हो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इस तरीके से आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर डिफाई आखिर क्या है, परिवर्तन है, परिवर्तन को दिखा रहा है। डिफाई जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन को दिखा रहा है। यहाँ पर dt क्या है, आपका टाइम में परिवर्तन को दिखा रहा है, ठीक है। तो यही चीज आपका लिखा है। और मैंने एक चीज और आपको बताया था, तो वो चीज यहाँ पे परिवर्तन आपका लिखा है, ठीक है। परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन ये हो गया, और ये टाइम में परिवर्तन ये हो गया। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। और दूसरा आप ये कह सकते हो परिवर्तन के दर, परिवर्तन, किसी भी चीज का परिवर्तन का दर कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम d बाई डी टी के माध्यम से शो करते हैं। और यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, फ्लक्स का परिवर्तन, इसलिए d के साथ आपका फ्लक्स लिखा गया है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि आप हमेशा याद रखना कि परिवर्तन के दर को हम d बाई डी टी से शो करते हैं, ठीक है। ये हो गया d बाई डी टी है, उसके साथ जो भी रखोगे वो होता है फ्लक्स, ठीक है। तो ये आपका एक मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। यहाँ पर डिफाई को आप ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि डिफाई क्या होता है, परिवर्तन इन फ्लक्स, dt क्या होता है, परिवर्तन इन, मतलब चेंज इन टाइम। तो ये चीज आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक माइनस सिंबल दिया गया है, यहाँ पर देखिए इस दोनों फॉर्मूले में माइनस का एक सिंबल है, वो आखिर कहाँ से आता है, पहले तो इस सिंबल, ठीक है, वो सिंबल आखिर कहाँ से आता है, तो उसके बारे में चलिए हम अभी देखते हैं। तो वो सिंबल जो होता है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है। लेंज ने ये कहा था, लेंज आपका एक फिजिसिस्ट थे, लेंज जो थे वो एक फिजिसिस्ट थे, भौतिक विज्ञानी थे। उनका पूरा नाम एमिल लेंज था, जो कि 1834 ईस्वी में उन्होंने प्रतिपादित किया था कि एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कंडक्टर में प्रेरित धारा की दिशा, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र में आप कंडक्टर को मूव करा रहे थे, यहाँ पर उल्टा हो रहा था, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं आपका बदल रहा था, बल्कि कंडक्टर का पोजीशन बदल रहा था। तो कंडक्टर का दोनों में से कोई एक चीज का पोजीशन अगर बदलता है, या तो चुंबकीय क्षेत्र बदले या फिर कंडक्टर का पोजीशन बदले, दोनों में से कोई एक चीज में जब भी परिवर्तन आता है, तो जो कुंडली थी उसमें जो प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो ऐसी होती है, मतलब वो धारा की दिशा या तो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो वो धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो इस बात पे निर्भर करता है कि चुंबकीय क्षेत्र आपका कैसा हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आपका कैसा हो रहा है। अगर चुंबकीय क्षेत्र आपकी बढ़ रही है, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिवर्तन हो रहा है वो बढ़ रहा है, तो आपका इसका दिशा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो आपका कंडक्टर में प्रेरित धारा की जो दिशा होती है, या फिर प्रेरित धारा या फिर विद्युत वाहक बल का जो बनाया गया चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो वर्तमान जो पहले था चुंबकीय क्षेत्र, उसका विरोध करता है, ठीक है। एक बार आप फिर से समझ लो इस चीज को। यहाँ पर मैंने आपको पहले के क्लासेस में मैंने बताया है कि जब भी किसी धारावाही, कोई भी कंडक्टर है आपका, कोई भी, यहाँ पर आप देख रहे हो एक आपका ये लूप है, इसमें आप धारा अगर प्रवाहित करते हो तो इस लूप के चारों तरफ इस तरीके से आपका एक मैग्नेटिक फील्ड, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक तो आपका शुरुआत का, जब यहाँ पर इस कुंडली में कोई धारा नहीं बह रही थी, और जब इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराया, तो फिर ये भी आपका एक चुंबक की तरह कार्य करने लगा। इसमें धारा जब प्रवाहित होने लगी तो ये भी एक चुंबक की तरह कार्य करने लगा, और इसके चारों ओर भी, कंडक्टर के इस चारों ओर भी आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा, ठीक है। तो एक तो इसमें इस कुंडली में धारा के प्रवाहित होने की वजह से यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र आपका बना है, और एक ये पहले वाला था। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र, इस कुंडली में धारा के प्रवाह की वजह से जो चारों तरफ, इस कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र आपका डेवलप हुआ है, उसकी जो दिशा होगी वो इस चुंबकीय क्षेत्र को अपोज करेगा, विरोध करेगा। लेंज ने यही कहा था। तो ये जो विरोध है ना, उसी को शो करने के लिए इस मैथमेटिकल फॉर्म में आपका माइनस साइन सिंबल को इंसर्ट कराया गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये माइनस सिंबल यहाँ पर क्यों आ गया यहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, लेंस का नियम तो आपने देख लिया।
हाँ, तो लेंस का नियम आपने देख ही लिया। तो आप इसका सारांश क्या कह सकते हो कि लेंस के नियम में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेरित धारा की दिशा के बारे में ही बताया गया है, उसके परिमाण के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा उससे आप ये समझ सकते हो कि फराडे का जो प्रथम नियम था उसमें बस ये बताया गया था कि जब भी आप किसी कुंडली को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में या फिर ले जाते हो तो फिर क्या होता है, कुंडली में आपका जो है धारा प्रवाहित हो जाती है, ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाता है। उसमें परिमाण के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। हमें परिमाण के बारे में जो प्रेरित ईएमएफ जो ईएमएफ आपका इंड्यूस हुआ था उसके परिमाण के बारे में हमें फैराडे सेकेंड लॉ से ही पता चलता है। और दिशा के बारे में आपको फैराडे लॉ से कुछ नहीं पता चलता है, आपको ना ही प्रथम नियम से ना ही द्वितीय नियम से। दिशा के बारे में आपको लेंस के नियम से आपको पता चलता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी दिशा के बारे में कि जो ईएमएफ की जो दिशा थी ये आपने निकाला था, ये लेंस के नियम से तो हुआ, लेकिन इसके बाद भी आपको बहुत सारे लॉज जो है वो डेवलप हुए थे जिससे कि आपको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था उसकी दिशा को निकाला गया था। तो ईएमएफ की दिशा कैसे कैसे निकालते हैं, कौन कौन से नियम है इसके लिए, उसके बारे में चलिए अब हम जानते हैं। ठीक है, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ को निकालने के लिए एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है और दूसरा जो है वो फ्लेमिंग फ्लैट हैंड रूल है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड फ्लैट हैंड रूल, इस दोनों ही नियम से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है कि ये नियम, दोनों ही जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ही अप्लाई होता है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, मैंने अभी बताया कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए आपको या तो कंडक्टर को मूव कराना होगा या फिर चुंबकीय क्षेत्र को मूव कराना होगा, दोनों में से कोई एक चीज मूव करना है। ठीक है, तो जहां पर चालक जो है वो स्थिर होता है और चुंबकीय क्षेत्र मूविंग होता है उसको हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल से बताऊंगी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी और भी इससे रिलेटेड जो टर्म्स है वो भी बताऊंगी। यहाँ पर मैंने बस सारांश बताया है, एक जिस्ट बताया है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लैट हैंड रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को ईएमएफ जहां पर इंड्यूस होता है वहीं पर आपको ये अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का तो दूसरा भी प्रकार होता है, वो होता है डायनेमिक। तो डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम कौन सा नियम लगाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो है लेंस का नियम। ठीक है, तो लेंस का नियम आप कहाँ लगाओगे, जहां पर चालक गतिशील हो यानी कि डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो। ठीक है, तो आपको दिशा के बारे में पता चल गया कि जहां पर आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वहां पर आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे या फिर फ्लैट हैंड रूल लगाओगे, और जहां पर आपका डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वहां पर आप लेंस का नियम लगाओगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हम आते हैं इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि उस फॉर्मूला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो आपने फॉर्मूला आपको मैंने एक्सप्रेशन बताया था वो हम उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए ये एक आपका क्वेश्चन हो गया, ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है आपका, एक 100 ओम प्रतिरोध वाला एवं 100 घुमावों वाली कुंडली को 1 मिली वेबर वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो औसत ईएमएफ ज्ञात करें यदि 1/10 सेकेंड में वर्तमान चुंबकीय क्षेत्र वाले चुंबकीय क्षेत्र से 0.2 मिली वेबर वाले चुंबकीय क्षेत्र में चली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आपने सही से पढ़ लिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन सी डेटा जो है वो दिए गए हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन जो है वो इजिली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपका काम यही है कि जो भी डेटा दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है रेजिस्टेंस जो कि 100 ओम है। उसके बाद आपका दिया है घुमावों की संख्या, कुंडली में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उससे दिया गया है, उसका सिंबल एन होता है, कैपिटल एन। तो कैपिटल एन इक्वल्स टू क्या दिया है 100, उसको हमने लिख लिया। उसके बाद दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका फ्लक्स का अमाउंट दिया गया है, फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, आपको देख के भी आप मात्रा को देख करके भी आप पता लगा सकते हो कि ये क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका है फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स। तो इनिशियल फ्लक्स आपका क्या दिया गया है 1 मिली वेबर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, ये है आपका टाइम, चेंज इन टाइम आपका दिया हुआ है 1/10 सेकेंड। ठीक है, चेंज इन टाइम आपका क्या दिया है 1/10 सेकेंड। उसके बाद एक और चुंबकीय क्षेत्र आपका बाद का जो आपका फ्लक्स है उसका अमाउंट दिया है 0.2 मिली वेबर। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है औसत ईएमएफ। तो चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं, हमें औसत ईएमएफ निकालना है। अब
जो एक्सप्रेशन है मैंने आपको बताया था इंड्यूस ईएमएफ का निकालने का, उस फॉर्मूले को हम ले लेते हैं। ठीक है, पहले जो मैंने बताया था आपको सिर्फ एक घुमाव के लिए, नंबर ऑफ टर्न जहां 1 था उसके लिए हम मैंने बताया था। यहाँ पर चूंकि 100 घुमाव है, नंबर ऑफ टर्न जो है वो 100 है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला में यहाँ पर n से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब बस जितने भी वैल्यूज दिए गए हैं, n की वैल्यू 5, ये 5 फाइनल, 5 इनिशियल और ये चेंज इन टाइम जो है, उन वैल्यूज को आप इसमें जस्ट फॉर्मूले में जो है वो पुट कर दो। तो पुट करने से आपका ये आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो पाते हैं कि आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 0.8 वोल्ट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन में दिया गया है डेटा को पहले आप लिख लें अच्छे से समझ के, आपको निकालना क्या है उसको नोट डाउन कर लें, फॉर्मूला लिखें और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने आज क्या क्या पढ़ा है? आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, उसके थ्रू जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसकी दिशा कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ा है, लेंस लॉ के बारे में पढ़ा है, और इससे रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल किया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको इससे ज्यादा ही न्यूमेरिकल कराया जाएगा, जो भी अब नेक्स्ट क्लास में आपको आगे का न्यूमेरिकल जो है वो और भी क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आपको कराया जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो सही लगा हो तो आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जिनको भी इस तरह की वीडियो की जरूरत होगी वो उसको देख सके और समझ सके। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई हो, कुछ भी और नेक्स्ट और भी ज्यादा जानना हो डिटेल से, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको फिर से बताया जाएगा। थैंक यू।